मैं एडवोकेट महेंद्र गुर्जर, जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर। सर्विस में आप बताएं किससे संबंधित? सर्विस ड्यू ऐसी भी रही हो ऐसा कुछ हो? कर्मचारी थे, एक वैकेंसी थी, ये ईयर में डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा जी। उसमें क्या हुआ था, ये टीचर की वैकेंसी निकली। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर में। उस वैकेंसी में उन्होंने फॉर्म भरा। ठीक है। और सारी जो योग्यताएं होती थी वो संपूर्ण की। ठीक है। उसके बाद में उनका सिलेक्शन हो गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद में। ठीक है। और सिलेक्शन हुआ तो कुछ एनसीटीसी की कुछ गाइडलाइन थी। एनसीटीसी की गाइडलाइन ये थी कि जो यहाँ के स्टेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उस एलिजिबिलिटी टेस्ट में 60% जो अचीव करेगा उसको हम जॉब दे देंगे। ठीक है। अब उसमें स्टेट ने क्या किया कि अपने रूल और रेगुलेशंस लगा के उसमें कुछ क्राइटेरिया बना दिया कि इस कैटेगरी के, जैसे कि जनरल के हैं उनको 60 चाहिए, ओबीसी के हैं उनको 60 चाहिए, और जो एमबीसी के हैं उनको 55 चाहिए, और जो एससी एसटी है उनको 55 और 50 पर उनको जो एग्ज़ाम कनेक्ट करवाते हैं उसमें नोटिफिकेशन में ये शर्तें लिखी जाती है। स्टेट का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये सारी शर्तें का उल्लेख था। ठीक है। तो इस आधार पर एम्प्लॉय ने फॉर्म वगैरह फिलअप किया और वो सारी औपचारिकताएं पूर्ण की, और उसके बाद में उनका सिलेक्शन भी हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद में जब अपॉइंटमेंट देने की बात आई तो एक कैंडिडेट थे, उन्होंने उसे चैलेंज कर दिया अपॉइंटमेंट को। मतलब पूरी जो लिस्ट थी स्टेट की, किस बिया पे उन्होंने चैलेंज ये किया कि एनसीटीसी ये कहता है कि जो भी व्यक्ति टीचर के लिए एलिजिबल है, टीचर वैकेंसी थी वो, तो उसमें 60% अगर उसके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में है तो वो जॉब पा सकता है। हाँ, उसको हाँ, उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक है। और जो 60 से नीचे है, कम है, उसे जॉब नहीं मिलेगी। जबकि जो नोटिफिकेशन था उससे स्टेट ने बखूबी रूप से बता रखा था कि जो 55 है, जो 50 है, जो 60 है, उसका पूरा एकदम डेटा दे रखा था। लेकिन वो उसने चैलेंज कर दिया और वो माननीय न्यायालय में भर्ती आ गई। उस पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ बिल्कुल गलत है, ये एनसीटीसी की गाइडलाइन मानी जाएगी। अच्छा। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर काफ़ी एक्सरसाइज करके और डिसीज़न दिया। अब जो डिसीजन उसके फेवर में दिया या फिर उसके अगेंस्ट में दिया, और जो स्टेट के था, स्टेट लेके गई थी तो स्टेट के फेवर में दिया। ठीक है। कि कोई भी भर्ती में है और स्टेट अपने रूल और रेगुलेशंस लगा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया। अब वो भर्ती 1.5-2 साल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रही, उनको अपॉइंटमेंट मिला नहीं। अब जब 1.5 साल बाद में, 2 साल बाद में क्लियर हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तब उन्हें अपॉइंटमेंट मिला। 1.5 साल बाद में, ठीक है, 1.5 साल बाद में अपॉइंटमेंट मिल गया। अपॉइंटमेंट ले लिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई समान भर्ती कुछ लोगों को पहले ही दी जा चुकी थी, जिसके साथ 60% थे उनको पहले ही दी जा चुकी, जो एनसीटीसी की गाइडलाइन फॉलो कर रहे थे उन्हें पहले ही दी जा चुकी थी, और जो शेष रहे थे उन्हें 1.5 साल बाद दी गई। तो उन्होंने वापस हाई कोर्ट आए और उन्होंने जो कम थे, 50-55 वाले थे, उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की कि समान भर्ती है, समान नियम लागू हैं, और ये भर्ती जो है वो न्यायालय उसके स्टेट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से सही है। और लेकिन ये स्टेट की वजह से गलती हुई है। स्टेट ने ऐसे रूल्स बनाए, अगर वो एनसीटीसी के रूल सेम रखते तो हम या तो आउट होते या इन होते, लेकिन स्टेट की वजह से ये गलती हुई तो हमें नोशनल बेनिफिट दिया जाए। तो एक सुमन बाई, विद्यार्थी की कोई गलती नहीं रही है वो। हाँ, एक सुमन बाई करके एक जजमेंट था, और एक ओम प्रकाश उपरा, और अब रिसेंटली एक नंद किशोर और हुआ है। इन 3 के जजमेंट के लाइट में नोशनल बेनिफिट उनको दे दिए गए कि भाई इनकी कोई गलती नहीं थी, स्टेट की गलती थी, उसकी वजह से इन्हें ये नहीं भुगतना पड़े, और इन्हें नोशनल यानी कि काल्पनिक लाभ, नोशनल लाभ का मतलब ये होता है, काल्पनिक आपको मान लिया गया। जैसे एक पर्टिकुलर ईयर ले लेता हूँ, जैसे कि 2012 मान लो कि आपका अपॉइंटमेंट 2012 में होने वाला था, 1.5 साल लेट हो गया तो 14 में मिला मान लो आपको। तो ऐसा है कि जिसका लेट हुआ है और 12 में होना था और 13 में हो गया या 14 में हो गया,
तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं वो एसीबी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यही है। नहीं, आवेदन एक अलग चीज़ हो गई, मतलब वो हाई कोर्ट में वो आए थे, हाई कोर्ट में उनको मतलब नोशनल दिया गया कि भाई ये आप लोग ये स्टेट की गलती से आपको नुकसान हुआ है तो इसको आपको नोशनल दे देते हैं, आपकी हम अपॉइंटमेंट 12 से मान लेते हैं, लेकिन उसका सैलरी नहीं देंगे, उसका वेतन नहीं देंगे आपको, नोशनल यानी मान लिया गया कि सैलरी भी दे दीजिए। एक काल्पनिक होता है, मोनेटरी बेनिफिट जो होते हैं, जो कि मौद्रिक लाभ होता है, वो नहीं कहा उसमें, वो नहीं मिलेगा। तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर होने के बाद में सप्लाई हो गई कॉपी सभी डिपार्टमेंट ऑफ हेड को और स्टेट को। अब इसमें चूँकि क्या गलती हुई थी कि जो ऑर्डर था उसको समझने में त्रुटि हुई थोड़ी, किसकी रही त्रुटि? डिपार्टमेंट की त्रुटि रही इसमें। उस ऑर्डर में डिपार्टमेंट की त्रुटि ये रही कि ये कहा था कि जो फिक्सेशन है भाई, उसमें कहा कि काल्पनिक लाभ डेट फिक्स की थी, काल्पनिक लाभ कब से कब दिया जाए, ये अभ्यर्थी को देना चाहिए। हाँ, काल्पनिक लाभ यानी उसकी काल्पनिक दिनांक यानी उसकी वास्तविक कार्यग्रहण तिथि, ठीक है, और वास्तविक कार्यग्रहण तिथि और मूल कार्यग्रहण तिथि, ऐसा ही कुछ सेक्शन था। उसमें जो भी उसको बेनिफिट दिया जाए, हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई जो भी बेनिफिट दिया जाएगा इसकी वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से नोशनल दिया जाएगा, मौद्रिक लाभ जो दिया जाएगा वह कार्यग्रहण तिथि से दिया जाएगा। अब वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तो 2012 हो गई, ठीक है मान लेते हैं। अब 13 में अपॉइंटमेंट हो तो कार्यग्रहण तिथि हो गई उनकी 2013, 13 से काउंट करेगा, ठीक है, 13 से काउंट करेगा। अब चूंकि स्टेट की एक पॉलिसी है कि कोई भी अगर एम्प्लॉय आएगा, कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में आएगा तो उसे 2 साल का परिवीक्षा काल भुगतना होगा, पूर्ण करना पड़ेगा। तो 2 साल का जो नियम बना हुआ है, तो उन्होंने क्या किया कि अब जो 12 में अपॉइंट हुए उनका 15 में प्रोविज़न होना था। अब ये चूँकि लेट हुई है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो वो 13 से काउंट हो गया, यानी 13 से 14, 14 से 15, ठीक है। उनका तो 14 में कंप्लीट होता और इनका जो हाई कोर्ट से जो इनको मिला है ये 15 में काउंट होता। तो स्टेट ने क्या किया कि इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स ने क्या किया, गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि वास्तविक कार्यग्रहण तिथि 12 मान ली और 12 से ही इनको काल्पनिक प्रोविज़न मान लिया गया कि इन्होंने काल्पनिक रूप से वो सेवा भी काउंट कर ली। और जो 1 साल का है वो इन्हें जो मतलब प्रोविज़न के काल में आधा वेतन मिलता है उसको इन्होंने फिक्स करके फुल वेतन दे दिया। जो 15 मिलना था वो उनको 14 मिलना स्टार्ट हो गया। हाँ, 14 से मिलना स्टार्ट हो गया, यानी कि उनको प्रोविज़न के अंदर 1 साल का बेनिफिट दे दिया गया, क्योंकि वो भूल हो गई थी, समझने में भूल हो गई थी। अब दे दिया, देने के बाद में फिर जब इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आया समझ में कि यार ये ऑर्डर तो अलग है और अब इसकी कंप्लाइंस भी हो गई है। कभी डीओ जो छोटे ज़िले हैं और 2-4-5 ज़िलों हैं उन्होंने कार्रवाई कर दी, इसमें उन्होंने सभी को दे दिया गया और उसी के लाइट में सब ने करवा भी लिया। अब जब डिपार्टमेंट ऑफ हेड को ये पता लगा कि ये तो गलत हुआ तो उन्होंने वापस से नोटिफिकेशन निकाला कि जितने भी जो नोशनल बेनिफिट दिए जा रहे हैं उनकी वास्तविक डेट ये है, कार्यग्रहण डेट ये है, तो आपको जो भी देना है इनकी जो नोशनल लाभ होगा वो तो वास्तविक दिनांक से है, ठीक है, लेकिन जो मौद्रिक लाभ होगा वो कार्यग्रहण तिथि से दे होगा, ठीक है, और उसमें भी परिवीक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात होगा। ये उन्होंने डाला, एक ऑर्डर निकाला, सर्कुलर निकाला सभी ऑल ओवर द स्टेट ऑफ राजस्थान को। तो उसमें निकालने के बाद में क्या हुआ, कईयों ने तो ले चुके थे और जब निकाला उसके बाद में फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट, सबऑर्डिनेट से सब सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट, नहीं रिकवरी बाद का विषय आएगा। तो उन्होंने ऑर्डर सर्कुलेट किया सभी जगह, तो वो ऑर्डर की कंप्लायंस होते होते बहुत टाइम हो गया और लगभग पूरे स्टेट में जितने थे, कुछ एक को छोड़कर जो एक्टिंग पीओज थे उन्होंने इसको रोक दिया गया और जहाँ दे चुके हैं वहाँ उन्होंने दे दिया। अब स्टेट के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ लोग कहें कुछ ही है जो एम्प्लॉयज़ हैं वही बचे हैं, इनको नहीं दिया गया, बाकी लगभग 70% को दे दिया गया। स्टेट को बहुत बड़ा घाटा हुआ इसमें। तो उन्होंने बार बार रिमाइंडर ऑर्डर किए बार कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करें, ऐसा नहीं, ऐसा करें। अब चूँकि ये ऑर्डर हो गया तो फिर बोले कि जिनको दे दिया गया है उनसे क्या किया जाए, तो जिनको दे दिया गया है उनसे एक रिकवरी निकाल दी गई सभी के, जिनको जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है, एक्स्ट्रा एक्सेस पेमेंट हो गया है, उसकी रिकवरी कर ली जाए और स्टेट के खाते में जमा कराई जाए।
अब उसमें मेरे पास एक एम्प्लॉय आए थे, तो उनकी क्या रिकवरी निकाल दी थी, और रिकवरी निकाल के उन्होंने मुझे ऑर्डर भेजा था कि सर मेरे ऐसे ऐसे रिकवरी निकालिए। उस रिकवरी ऑर्डर को हमने फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, ठीक है, कि साहब ये रिकवरी है जो गलत की है। अब गलत है कि नेग्लिजेंसी किसकी, स्टेट की, डिपार्टमेंट की। हाँ नेग्लिजेंस डिपार्टमेंट की है तो भाई डिपार्टमेंट आप एक साल बाद कह रहे हो कि ये गलत पेमेंट हो गया है, ठीक है। आपको या तो आपके पास तो बेस्ट ऑफिसर्स हैं, पूरी एक तरीके से पूरी मशीनरी है आपके पास में। मैं पूछना चाहूँगा वकील साहब के, जब इस तरह का नहीं हो जाता है, पूरे पुख्ता सबूतों के साथ में होता है, हाँ, जो भी आप नोटिफिकेशन निकालते हो पूरे गाइडलाइन और पूरे देख रेख के साथ निकालते हैं, सर्विस लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में सब कुछ होने के बाद में आप नहीं उसको देते हैं, तो पेमेंट भी ऐसे ही डालते हैं कि पूरी जांच पड़ताल करने के देखो बाद पेमेंट का इनका जो प्रोसेस होता है, पेमेंट का क्या होता है, जैसे मतलब मान लो कि कहीं से जैसे आपने 28 दिन 30 दिन काम किया, तो पेमेंट जैसे इस मंथ का पेमेंट की डाक जाती है, इसको बोलते हैं डाक बोलते हैं यहाँ की साधारण भाषा में। तो वो डाक भेजोगे कि 28 दिन 30 दिन जितना दिन काम किया, वो डाक जाएगी संबंधित डिपार्टमेंट को, जिसको बोलते हैं डीडीओ। जो पेमेंट जारी करता अथॉरिटी है उसे बोलते हैं डीडीओ। ठीक है, तो वो डीडीओ के पास अटेंडेंस जाएगी आपकी, डीडीओ उस अटेंडेंस के अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी है वो सैलरी उसमें इंक्लूड करके और फिर वो आपका बिल बनाएंगे, और फिर बिल बनाने के बाद में फिर वो संबंधित जो जारी करता अथॉरिटी यानी ट्रेजरी, तो वो बिल जब बनाते हैं ना, तो उसमें सारी चीज़ें देखते हैं, इसकी पे ग्रेड कितनी है और इसने कितने दिन काम किया, इसकी क्या क्या डिडक्शंस हैं, इसकी कटौतियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या इसको काटना है स्टेट की तरफ से, क्या क्या जो कटौतियाँ होती है, जैसे मान लो टैक्स काटना हो, जीपीएफ काटना हो, एसआई काटना हो, या और अदर कोई चीज़ हो, तो वो सारे डिडक्शंस होते हैं। तो एक बैलेंस शीट बनती है, एक सीट बनती है पूर्ण तैयार होने के बाद में फिर एक सैलरी स्लिप जिसको बोला जाता है, उसमें अकाउंट नंबर होता है उसका, और उसकी नाम होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो नहीं होती है, पर उसका मतलब पूरा विवरण होता है कि खाते का विवरण, कितने दिन काम किया, कितना पेमेंट बना, कितना डिडक्शन हो रहा है, एक स्लिप होती है। तो वो स्लिप बनाएगा, उसके साथ में जो डीडी होगा वो अपने सिग्नेचर करके अप्रूवल देगा, वेरिफिकेशन करके, और वो अटेंडेंस लगेगी। तो ये एक डॉक्यूमेंट बनता है, और डॉक्यूमेंट बनने के बाद में फिर ट्रेजरी जाता है, और ट्रेजरी उसमें फिर अकाउंट में पैसा डालता है। अपन ये मान सकते हैं कि फर्जी मतलब अकाउंट में या फर्जी पेमेंट नहीं जा सकता। नहीं, फर्जी पेमेंट जाने का सवाल ही नहीं है ना। तो फिर ये जो अपन कह रहे हैं कि भाई रिकवरी में ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खाते में गया, देखो, तो ये तो पूर्णतः यानी लापरवाही कहीं न कहीं। देखो स्टेट की नेग्लिजेंसी ये थी कि स्टेट ने क्या किया कि उस ऑर्डर को समझने में भूल की है, ठीक है, और उस ऑर्डर को समझने में भूल करने की वजह से ही एक्सेस हो गया, पेमेंट ज़्यादा नुकसान हुआ। हाँ, स्टेट को भारी नुकसान हुआ। अब स्टेट ने क्या किया कि रिकवरी निकाल दी, क्योंकि एम्प्लॉय तो स्टेट के हैं, स्टेट को नुकसान है तो स्टेट रिकवरी कर सकती है एम्प्लॉय से। अब चूँकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर एम्प्लॉय की गलती होती तो आप कर सकते हो, बिना किसी नोटिस के आप कर सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉय की गलती है, नोटिस दे के भी कर सकते हो। लेकिन चूँकि अब इसमें स्टेट की गलती है, आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया, आप एक साल बाद आ रहे हो कि यार ये तो गलत हो गया। अब वाई ग्रुप के ये थर्ड ग्रुप के ये एम्प्लॉयज़ हैं, इनसे कैसे एक्सेस करोगे, इन्होंने तो पैसे को यूज़ कर लिया। तो सेम वे उन्होंने रिकवरी ऑर्डर किया, और रिकवरी ऑर्डर को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि साहब हमारी कोई इसमें गलती नहीं थी, गलती डिपार्टमेंट की थी, ब्याज वगैरह सही लौटाना पड़ता है। हमने तो यही समझा कि साहब हमें तो जो नॉशनल मिला है वही मिला है, हमें क्या पता है किस तरीके से मिला है किस तरीके से नहीं, और हमने छीना भी नहीं है। बिल्कुल है, ये पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर जांच परख करके 4-5 स्टेज से गुजरकर कोई चीज़ प्राप्त होती है सरकारी। एक पैसा, एक पॉइंट भी पैसा आता है ना, वो बहुत जांच परख के आता है। वो तो अगर अपन पूरी बारीकी से नहीं जांच पड़ताल करने के बाद फिर पेमेंट, तो फिर हमको पेमेंट दिया, तो उसको माननीय न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से स्टे कर दिया उसको, और स्टे करने के बाद में वो फाइल चली, स्टेट की रिप्लाईज़ आए, स्टेट ये अपनी नेग्लिजेंसी प्रूफ नहीं कर पाई कि भाई किस तरीके से हमें देगा, वो साबित नहीं कर पाई कि मैं किस तरीके से हमने ये सही किया गलत किया। तो फाइनली वो ऑर्डर है जो क्वैश हो गया, रिकवरी ऑर्डर क्वैश हो गया, यानी कि रद्द हो गया। थैंक यू सर, आपने ये सब बताने के लिए। अब उसके बाद में पता है क्या हुआ
अब ये तो हो तो गया, अब इसके बाद में एक और चीज़ क्रिएट हो गई। मतलब ये देखो कहाँ तक चला, और अभी तक शायद मेरे ख्याल से कुछ फाइलें हैं जो अभी तक चल रही है। अच्छा। और उनका रिकवरी ऑर्डर क्वैश हो गया। अब वो एंटाइटल हो गए किसके, मतलब वो योग्य हो गए एसीपी के, जो इनको 9 वर्ष में मिलती है। 9 वर्ष पूर्ण करने के बाद इनको एसीपी प्राप्त होती है, उसके लिए वो योग्य हो गए। सरकार ने रोक ली कि यार पैसा तो इनके खाते में चला गया, ठीक है, अब इनकी एसीपी रोक लो, जो कुछ तो भरपाई हो, कुछ तो पेमेंट रुके तो ब्याज से ही भरपाई करें। उसके अलावा फिर उसको और टॉर्चर करने के लिए उसने हाँ, एसीपी रोक दी उसकी। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है, और नियमों के विरुद्ध जाकर वो एसीपी रोकी, और रोक ली। तो जब रोकी तो फिर एम्प्लॉय वापस परेशान हुए कि साहब हमारी एसीपी रोक ली गई। तो एसीपी के लिए आवेदन किया गया। अब उतने में जो हाई कोर्ट ने जो आदेश रिकवरी के क्वेश किए थे, उसको स्ट्रीट ने डबल बेंच में चैलेंज कर दिया कि साहब ये जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है तो उसमें क्या है कि माननीय न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था, और सरकार है जो डबल बेंच में चली गई उस ऑर्डर के खिलाफ कि साहब सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर किया है वो गलत किया है, रिकवरी आदेश जो है रद्द किए हैं वो गलत किए हैं। वो डीबी में चली गई। यहाँ एम्प्लॉइज़ परेशान हुए कि उनकी एसीपी नहीं जा रही थी, साल 2 साल 3 साल 3 साल से रोक रखी। तो वो वापस आए कोर्ट के अंदर कि साहब हमारी एसीपी नहीं दे रहे हैं, हमें दिलवाई जाए। एसीपी के लिए वापस से फाइल लगाई। तो स्टेट इसमें स्टेट ने ये कहा इसमें कि साहब इनकी एसीपी जो है जो इसके लिए योग्य हैं वो हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनके खिलाफ रिकवरी बनती है। तो जब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो हमारी तरफ से कहा कि साहब रिकवरी जो थी वो तो कैश हो गई। तो फिर उन्होंने दूसरी बात ये कही कि साहब जो रिकवरी थी उसको हमने डीबी में चैलेंज कर दिया। ठीक है, फिर हमने कहा साहब डीबी में चैलेंज कर दिया है वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ना तो अभी तो उस पर स्टे है और ना ही कोई अभी तक उसमें कोई डायरेक्शंस दिए हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब तक उसमें कोई स्टे नहीं है तब तक तो ये एम्प्लॉय योग्य हैं, इनकी एसीपी रोकी नहीं जाए। तो माननीय न्यायालय ने इसको ऑर्डर को उनके रिप्लाई को ना मानकर एम्प्लॉयज़ हैं उनके पक्ष में ऑर्डर कर दिया कि भाई जो एसीपी है दी जाए और हाँ ड्यू नहीं रखी जाए। और अगर कोई भी जो निर्णय आता है डीबी के अधीन जो निर्णय आता है उस डीबी के निर्णय के अधीन इनकी एसीपी जारी कर दी जाए। जो डीबी का अंतिम निर्णय आएगा वो अगर कहते हैं कि वसूल करो तो वसूल कर लेना, अदरवाइज़ इनकी एसीपी जारी की जाए। अब उसकी एसीपी के ऑर्डर हो गए जारी करने के। अब सुनो, मतलब कि आदमी को एक न्याय के लिए कहाँ तक जाना होता है। हाँ, वही कह रहा था कि जब अब ऑर्डर होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट दे नहीं रहे, डिपार्टमेंट घुमा रहे हैं कि हमारे पास में क्या रेमेडी रहेगी फिर ये। तो हाँ वकील साहब ये बताओ कि हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया। हाँ जी। तो ऑर्डर होने के बाद में उसको एसीपी मिल गई क्या? हाई कोर्ट के ऑर्डर जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ जगह तो शायद नहीं एसीपी का पूछ रहा हूँ कि हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया है, हाई कोर्ट ने कहा भाई इनको एसीपी दी जाए, और अब आप कह रहे हैं कि स्टेट ने उसको एसीपी दी नहीं या दी क्या है, तो वो उसका वापस देखो ऑर्डर होने के बावजूद भी ये देखो ना कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर होने के बाद में ऑर्डर की कॉपी उन्होंने दे दी, उसके बावजूद भी उन्हें 2 महीने 3 महीने के बावजूद भी नहीं दी गई। ऑर्डर हाई कोर्ट का हो गया, उसके बावजूद भी उनको एसीपी नहीं दे रही। तो फिर अब उसके बाद में ये कहाँ जाएंगे जो अभ्यर्थी हैं? अब उसके बाद में फिर उन्होंने कंटेम्प्ट की कार्रवाई की। अच्छा, एक कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती है कि कोई भी अगर हाई कोर्ट का खुद का पेमेंट है सर्विस का, खुद को पेमेंट लेने के लिए कितने दौर से गुजरना पड़ता है, ये वकील साहब अपने को बता रहे हैं। देखो से ऑर्डर हो गया और फिर भी एसीपी नहीं लग रही है। न्याय सभी के लिए समान रूप से विद्यमान है, ठीक है, और न्याय पाने के लिए हर कोई व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति आ सकता है। अब लोग कहते हैं कि न्याय में देरी होती है, देखो हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो लगा लें कोई जज बैठ जाए और फिर कह दे लो भाई आ जाओ भाई न्याय लेने वाले आ जाओ, तो न्याय बिकता नहीं है, ये सबकी गलत है। देखिए अब सब कहते हैं कि यार वो 20 साल चला 30 साल चला, देखो प्रोसीजर जो होता है ना वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ का हो। ये है कि हर एक फॉलो करना पड़ता है, बट प्रोसीजर इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कि जिससे नहीं सामने वाले को
फ्री को इतना नहीं देखो प्रोसीजर, जलील होना पड़े। देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि प्रोसीजर लंबा नहीं है, प्रोसीजर में सब चीज़ें निश्चित हैं और ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि कब कौन सी चीज़ किस समय पर होगी, और डेडलाइन दी हुई है कि इससे ज़्यादा समय नहीं लिया जाए। लेकिन क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में जो समय इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जो भी है, तो उसमें कुछ जैसे कोई सबूत पेश करना चाहें, उस सबूत को पेश करने में समय लगता हो, जैसे कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट हो या कोई अदर रिपोर्ट हो, तो उनमें समय लग जाता है। अब सामने पार्टीज़ नहीं आ रही हों, तो जब पार्टियां नहीं आएंगी तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? पार्टी आना ज़रूरी है, पार्टी के एडवोकेट आना ज़रूरी है। तो ये एक अलग अलग सर्कमटेंसेस होते हैं, एक अलग अलग फाइल्स के ऊपर अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसके आधार पर ही वक्त कम ज़्यादा का बताया जा सकता है। हर ऐसा कोई भी केस नहीं है कि उसमें वक्त लगे। अब कुछ केस रेवेन्यूज़ केस हैं जिसमें समरी प्रोसीडिंग है, कुछ क्रिमिनल के केसेस हैं जिनमें समरी प्रोसीडिंग है, कुछ अदर। अब जैसे फिर अब उनको मैं आपको बात बीच में एसीपी वाली बात चल रही थी कि ऑर्डर होने के बाद में क्या एसीपी दी गई या नहीं दी गई। तो ऑर्डर उनका हो गया, ऑर्डर होने में उसमें ये कहा कि आप 2 महीने के अंदर इनकी एसीपी जारी करो, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एसीपी नहीं दी गई। मतलब कि डिपार्टमेंट ने निश्चित कर लिया कि जब तक यहाँ नहीं आएगी हम कुछ नहीं करने वाले। तो क्या होता है कि अगर कोई भी माननीय न्यायालय का अगर कोई ऑर्डर की पालना नहीं करे और उस ऑर्डर को नहीं माने, तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई संपादित होने के लिए आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है। उसमें उसी प्रकार से फिर हमने उसकी कंटेम्प्ट लगाई, और कंटेम्प्ट लगाने के बाद में नोटिस इशू होते हैं, और जो भी कंप्लाइंस लंबी प्रक्रिया हो जाती है। नहीं, लंबी नहीं होती है, उनको जवाब देना होता है, ये बहुत ज़रूरी होती है। कंटेम्प्ट की कार्रवाई बहुत ही समरी प्रोसीडिंग है उसका, और उसको यूँ लंबा नहीं खींच सकते, उसमें कुछ ना कुछ आपको बताना होगा, वरना न्यायालय आपको दंडित कर देगा। उसका भी कोई टाइम रहता है, लिमिटेशन एक्ट में दे रखा प्रावधान के लिए टाइम के बाद। देखो समरी प्रोसीडिंग तो ये है कि ये तो कंप्लाइंस है, ऑर्डर को कंप्लाइन करने के लिए उनको दे रखा है। देखो समरी प्रोसीडिंग का ये होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर कुछ भी काम, जो भी आपकी कार्रवाई है वो करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें रिप्लाईज़ नहीं आते, तो उसमें जज भी तो रिप्लाई सुनकर ही तो भाई इनका क्या मत है, इस पे क्या करें, क्या कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कोई और क्रिटिकल कुछ है, यानी कि वो रिटायर्ड हो गया है एम्प्लॉय, तो ये कोर्ट को जानने का एक अधिकार होता है, तो इसलिए उसमें टाइम पीरियड बढ़ जाता है वो। हालांकि अगर ये सारी चीज़ प्रॉपर हो जाए तो 6 महीने तो बहुत ज़्यादा हैं, ये महीने में 3 महीने में डिसाइड हो जाती हैं। तो हमने उसकी कंप्लेंट्स लगाई, नोटिस इशू है संबंधित अथॉरिटीज़ को, जो कंप्लेंट अथॉरिटी हैं उनको नोटिस इशू होने के बाद में नेक्स्ट जो हियरिंग डेट थी उस पर वो उनका जो एडवोकेट है, उन्होंने जो जवाब के लिए यहाँ पर होते हैं, जिसे जीए बोलते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट, वो आए। उन्होंने फिर रिप्लाई फ़ाइल किया। उन्होंने रिप्लाई में कहा कि इन्होंने एसीपी जो है हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने एसीपी के लिए आवेदन नहीं किया। जबकि एम्प्लॉय ऑलरेडी 8 बार आवेदन कर चुके हैं और उनका रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी कारणवश, कि आपकी न्यायालय में चल रही है, आप एंटायर इसके लिए योग्य नहीं हो, और आप ये दस्तावेज़ दो, वो दस्तावेज, यानी कि इनके प्रकार में उनको रिजेक्ट कर देते हैं। अब उसका क्या होता है कि रिजेक्शन वो करते ही हैं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड है, हर चीज़ का टाइम पीरियड होता है। वो जो आवेदन दिया है उसका 21 दिन में उसको डिसाइड करना है, या तो अलाउ करें या उसे डिसाइड करें, रिजेक्ट करें उसे, तो वो टाइम पीरियड उसमें प्रिस्क्राइब्ड है। तो वो क्या करते हैं, अगर 21 दिन में नहीं होता है ना, वो अगर रिजेक्ट ना करे तो ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाता है, तो इस कंडीशन में वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब बार बार कितना करें, क्योंकि उनको पता है कि वो रिजेक्ट वापस से करेंगे, तो एम्प्लॉय बार बार कितना आवेदन करें। तो उन्होंने रिप्लाई में ये कहा कि हम एसीपी देने को तैयार हैं, और इन्होंने आवेदन नहीं किया है। तो फिर हमसे पूछा कि साहब आपने आवेदन क्यों नहीं किया? हमने कहा कि सर हमने 8-10 बार आवेदन किए हैं, लेकिन बार बार रिजेक्ट कर देते हैं, और अब ये रिप्लाई आने से पहले अगर कर भी देते तो ये रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं तो आप 5 दिन की डेट रख लें, मैं आज ही आवेदन कर देता हूँ, 3 दिन में इसकी कंप्लाइंस कर दें, अगर कंप्लाइंस कर दें तो मैं मेरी विड्रॉल कर लूँगा सेफली, ठीक है। तो हमने फिर 5 दिन का वक्त लिया, 5 दिन का वक्त लेके सेम डे एम्प्लॉय से कह के वो आवेदन करवाया, और फिर 2 दिन या 3 दिन बाद में उन्होंने कंप्लाइंस कर ली थी, और उसके बाद में उन्हें बेनिफिट मिल गए थे।
थैंक यू। अपन ने ये अभी चीज़ जो है। बात की वकील साहब से, उन्होंने अपनी सर्विस मैटर से लेकर के एसीपी कैसे ड्यू रहती है और नहीं मिलती है किसी कर्मचारी को, तो उनको एसीपी कैसे दिलाई जाए, पूरा प्रोसीजर उन्होंने शुरू से लेकर के आखिरी तक बताया। बहुत अच्छा प्रोसेस बताया इन्होंने कि मान लो हाई कोर्ट ऑर्डर कर देती है और फिर भी उनको नहीं मिलता है, तो अपन उसको कंप्लेंस करके उनको वापस नहीं लगवा सकते हैं। थैंक यू वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ओके साहब, आपका। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद।